राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल मोक्ष मंत्रास में। बहुत पुरानी बात है। जानकी नाम की एक बूढ़ी औरत अपनी पोती रमा के साथ गांव के बाहर लगे घने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। जानकी को जड़ी बूटियों और लोक औषधियों का बड़ा गहरा ज्ञान था। लोग दूर दूर से उनके पास इलाज के लिए आते और जानकी के हाथों बनी दवाइयां कई बार वरदान साबित हुईं। रमा जब बहुत छोटी थी तभी उसके माँ बाप दुनिया छोड़ गए थे। तब से वह अपनी दादी जानकी के साए में पलती बढ़ती आई थी। जानकी ने उसे जंगल की हर पत्ती, हर फूल और उनके गुण अवगुण बताए थे। रमा को भी दादी से सीखना बड़ा प्रिय था। वह दादी की बातों को चाव से सुनती, जिज्ञासा से भरी रहती और जंगल की हर नई चीज को नजदीक से समझने की कोशिश करती। एक दिन रमा जंगल से लौटकर हाथ में एक अनजाना मधुर सुगंधित पौधा लेकर आई और उत्साह से बोली, अच्छी दादी, आपने तो मुझे आयुर्वेद के कितने राज सिखाए, पर इस पौधे के बारे में कभी बताया ही नहीं। इसकी खुशबू कितनी मीठी है, इसे तो देखकर ही मन खुश हो जाता है। जानकी ने संभल कर पौधे की पत्तियां छूकर उसकी सूक्ष्म बनावट और खुशबू को परखा। फिर अपने अनुभव भरी आवाज में समझाया, बेटी, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूं, जिसे तुम पहचानती नहीं उसे हट करके मत छुओ, मत तोड़ो और मत चखो। रमा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, दादी, पर इसकी सुगंध ही तो बहुत प्यारी है, इससे क्या बुरा हो सकता है। जानकी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीमे से कहा, जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर सुगंध वाला पौधा अच्छा नहीं होता। दिखने में कोमल और महकदार चीजें भी भीतर से खतरनाक हो सकती हैं। फिर जानकी ने रमा की आंखों में देखकर सावधानी से कहा कि वही पौधा जिसे उसने उठाया है वह जहरीला है और इतना घातक कि इसके थोड़े से अंश से किसी की जान भी चली जा सकती है। रमा चौंक कर बोली, यह आप क्या कह रही हैं दादी? इसे देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि यह जहरीला पौधा है। दादी ने कहा, हां मेरी बेटी, इसीलिए तो इसका उपयोग शरबत में डालकर किसी की जान लेने के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि इसकी सुगंध इतनी मोहक है कि कोई भी व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि इसके भीतर जहर छिपा है। इसकी महक तो इतनी मीठी है कि अगर इसे किसी शरबत में डाल दिया जाए तो कोई भी बिना शक के उसे पी ले, और यही इसकी सबसे खतरनाक बात है। रमा हैरान होकर बोली, अच्छा तो ये बात है दादी, ठीक है, अब मैं आगे से जरूर ध्यान रखूंगी, बिना जाने किसी पौधे को छूंगी भी नहीं। जानकी ने थोड़ा मुस्कुराकर सिर हिलाया। तू कहती तो है कि ध्यान रखेगी, पर तेरा कोई भरोसा नहीं, इसलिए अब से मैं तुझे उन पौधों का भी ज्ञान दूंगी जो दिखने में अच्छे होते हैं पर भीतर से जहरीले, ताकि तुझसे कभी गलती ना हो। उस दिन के बाद से जानकी ने रमा को औषधीय पौधों के साथ साथ जहरीले और खतरनाक पौधों के बारे में भी बताना शुरू कर दिया। वह जंगल में घूमते हुए रमा को दिखाती कि कौन सी बेल उपयोगी है और कौन सी छूने लायक भी नहीं। रमा को यह सब सीखना बहुत अच्छा लगता था। वह हर दिन और भी ज्यादा उत्सुक होती जा रही थी। दरअसल जानकी कोई साधारण औरत नहीं थी, वह एक बहुत ही विदुषी वैद्य थी। उसका ज्ञान इतना गहरा था कि कभी कभी गांव के बड़े बड़े वैद्य भी उससे सलाह लेने आते थे। फिर भी वह जंगल में रहती थी, गांव से दूर, एकांत में। रमा को यह बात हमेशा खटकती थी। एक दिन रमा ने दादी से पूछा, अच्छी दादी, आप इतनी बड़ी वैद्य हैं, इतना ज्ञान रखती हैं, फिर भी इस जंगल में क्यों रहती हैं? चलिए ना, पास के गांव में चलकर रहें, वहां लोग हैं, बच्चे हैं, मैं खेल भी सकूंगी। यहां तो बस पेड़ पौधे और सन्नाटा है, मैं ऊब जाती हूं। जानकी ने कुछ पल आंखें मूंद लीं, फिर भारी आवाज में बोली, मेरी बच्ची, तू जो कह रही है वो आसान नहीं है। तू नहीं जानती, उस गांव की धरती पर कदम रखना तेरे लिए शुभ नहीं होगा। वहां के लोग जैसे दिखते हैं वैसे नहीं हैं। याद रखना, कभी भूलकर भी उस गांव की तरफ मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। रमा ने दादी की बात मानने का नाटक तो किया, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा का तूफान उठ चुका था। उसने सोचा, आखिर दादी मुझे उस गांव में जाने से रोकती क्यों है? क्या वहां सच में कुछ रहस्य है, या दादी बेवजह डराती हैं?
अगले दिन जब जानकी कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी करने जंगल के भीतर चली गई तो रमा का सब्र टूट गया। उसने मन ही मन कहा, आज जो भी हो जाए मैं उस गांव को अपनी आंखों से देखकर ही रहूंगी। वह धीरे धीरे झोंपड़ी से निकली और पगडंडी पकड़कर गांव की ओर बढ़ने लगी। रास्ते भर पेड़ों की छांव, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा उसे आकर्षित कर रही थी। कुछ ही देर में वह गांव के किनारे पहुंच गई। सामने हरे भरे खेत, मिट्टी के सुंदर घर और गलियों में खेलते बच्चे देखकर रमा का मन खुश हो गया। वह सोचने लगी, वाह, यह तो कितना सुंदर गांव है। यहां तो हर कोई साथ रहता है, हंसता बोलता है। दादी क्यों कहती हैं कि यहां के लोग बुरे हैं? उसी समय गांव का एक आदमी, जिसने रमा को पहली बार देखा था, उसकी ओर बढ़ा और बोला, अरे लड़की, तुम कौन हो? पहले कभी तुम्हें यहां नहीं देखा। रमा बोली, हां, मैं इस गांव की नहीं हूं। असल में मैं पास के जंगल में रहती हूं, अपनी दादी के साथ। आज पहली बार यहां आई हूं। मेरी दादी कभी मुझे यहां आने नहीं देती। आदमी ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, तुम्हारी दादी तुम्हें आने क्यों नहीं देती? उनका नाम क्या है? रमा ने कहा, मेरी दादी का नाम जानकी है। उन्होंने बताया था कि वह पहले इसी गांव में रहती थीं, पर किसी कारणवश उन्हें यह गांव छोड़ना पड़ा। वह वजह उन्होंने कभी नहीं बताई। बस इतना कहती हैं कि इस गांव के लोग अच्छे नहीं हैं, इसलिए यहां कभी मत आना। यह सुनकर उस आदमी का चेहरा पल भर के लिए सख्त हो गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, क्या कहा तुमने? जानकी? और वह एक वैद्य भी है? अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे पिता का नाम शंभू था क्या? हां, मेरे पिता का नाम शंभू ही है, रमा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। पर आपको यह कैसे पता? आप मेरे पिता को जानते हैं? यह सुनकर वह आदमी कांप उठा। उसकी आंखों में पहले आश्चर्य चमका, फिर क्रोध ने बदल दिया। गुस्से में वह चिल्लाया, तो तुम ही उस गद्दार की बेटी हो जिसने हमारे महाराज को मारने की कोशिश की थी। रमा के होंठों पर आश्चर्य और दर्द दोनों एक साथ उभर आए। यह आप क्या कह रहे हैं? उसने गला फाड़कर पूछा। पर विनाशकारी आरोप का असर गांव वालों पर साफ दिख रहा था। वह आदमी जोर से आवाज लगाकर बाकी लोगों को बुलाने लगा, अरे गांव वालों, जल्दी आओ, देखो यह वही रमा है, शंभू की पुत्री। कुछ ही देर में लोग इकट्ठे हो गए। भीड़ में गुस्सा, पुरानी नफरत और अफवाहों की आग सब एक साथ भड़क उठी। किसी ने कहा, इसे पत्थर से मार डालो और जब तक यह राज्य नहीं छोड़ देती तब तक मारते रहो। यह बोलते ही भीड़ ने रमा पर पत्थरों की झड़ी लगा दी। रमा डर से चिल्लाने लगी, पीछे हटती रही, पर गोलाबारी के बीच उसकी दादी जानकी झट से आकर उसकी राह में खड़ी हो गई, अपनी पोती के सामने एक ढाल बनकर। जानकी की आंखों में चमक थी, पर शरीर थका हुआ था। वह बूढ़ी थी, पर दिल में साहस था। भीड़ के पत्थरबाजी का सिलसिला बंद नहीं हुआ। एक तेज पत्थर जानकी के सिर पर लगा, खून झरने लगा। उसकी उम्र और कमजोरी ने पत्थर के आघात सहन नहीं किए। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी। रमा चीखते हुए उसके पास दौड़ी, दादी उठो, दादी, ओ दादी। उसकी आवाज में हाहाकार और पसीना दोनों थे। तभी पास ही से सरकार के एक मंत्री कुछ सिपाहियों के साथ पहुंचा। उसने सोचकर नहीं, भागकर आकर देखा तो सारी दृश्यावस्था उसे घुटन सी दे गई। यह क्या हो रहा है यहां? यह बूढ़ी औरत कौन है? उसके माथे से खून क्यों निकल रहा है? मंत्री ने तीव्र आवाज में पूछा। रोते हुए रमा ने बेतरह हिचकिचाते हुए सारी बात बताई। कैसे गांव वालों ने उनकी झोपड़ी पर हमला किया और कैसे उसकी दादी पर पत्थर बरसाए गए जिससे उसकी मृत्यु हुई। मंत्री का चेहरा गाढ़ा हो गया। उसने गांव वालों को कड़ा लहजा लेते हुए डांटा, मैं यह सुनकर स्तब्ध हूं। आप लोग कैसे एक बूढ़ी औरत पर पत्थर बरसाते हो? क्या आपको शर्म नहीं आती? गांव वालों ने अपने गुस्से के साथ पुरानी बातों को दोहराते हुए कहा, मंत्री जी, इन्हें मालूम भी है ये कौन है। ये शंभू का परिवार है, वही शंभू जिसने महाराज की हत्या करने की साजिश रची थी। इन्हें राज्य से निकाल दिया गया था, पर ये अब भी जंगलों में छिपकर रह रहे हैं। इन्हें यहां रहने का कोई हक नहीं। मंत्री ने कठोर स्वर में जवाब दिया, मैं पहले भी बता चुका हूं, शंभू का अपराध उसके ऊपर है।
पर इसका मतलब यह नहीं कि उसके परिवार को भी उसी नजर से देखा जाए। किसी बूढ़ी औरत को मार डालना आपकी कौन सी न्याय प्रणाली है? यह बिल्कुल गलत हुआ। पर भीड़ शांत नहीं हुई। उन्होंने फिर कहा कि रमा को यहां रहने न दिया जाए। मंत्री ने निर्णय लिया कि अब यह मामला राजा के न्याय में रखा जाएगा। ठीक है, उन्होंने कहा, इसका फैसला महाराज करेंगे। सैनिकों ने रमा को बांधकर राजमहल की ओर भेजने का आदेश दिया और जानकी का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। थोड़ी ही देर में रमा को राज दरबार में पेश किया गया, जहां महाराज बैठे थे और दरबार की शान शौकत के बीच राजकुमार वीर प्रताप भी उपस्थिति में थे। रमा को जब राज दरबार में लाया गया तो वीर प्रताप रमा को देखते ही उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। वह तो बस उसे देखता ही रह गया। वीर प्रताप की आंखें रमा से हटती ही नहीं थीं। रमा की मासूमियत और बेचैनी में कुछ ऐसा जादू था कि राजकुमार पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो चुका था। उसके मन की संभलती हुई संवेदनाएं एक क्षण में टूट गईं और वह खामोशी से रमा की ओर ताकता ही रहा। इस दृश्य को देखकर मंत्री ने राजा के चरण स्पर्श करके कहा, महाराज, यह वही शंभू की पुत्री है जिनके परिवार को आपने पहले राज्य से निकाला था, पर वे आपके आदेश की अवहेलना कर यहां जंगल में छिप कर रह रहे थे। आज गांव वालों को जब यह बात पता चली तो उनका आक्रोश भड़क उठा और उन्होंने उन पर पत्थर फेंके। इसी हंगामे में जानकी आ खड़ी हुई और दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई। यह सुनते ही राजा का चेहरा कड़क गया। क्रोध से उसकी भौहें चढ़ आईं। वह उठकर बोला, अच्छा, इन लोगों में इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे आदेशों की परवाह किए बिना मेरे राज्य के निकाले हुए लोगों को यहां अनुमति दे दी? लड़की, क्या तुम्हें किसी बात का डर नहीं लगता? पर रमा कुछ उत्तर न दे सकी। वह सदमे और आहत होकर सिर्फ रोती ही रही। उसकी बेबसी ने राजा के क्रोध को और हवा दे दी। राजा ने सख्ती से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे कि मेरी बातों को अनसुना कर दो? तभी बीच में मंत्री ने हाथ उठाकर विनम्रता से कहा, रुकिए महाराज, जरा इसकी हालत को देखिए। इस दुनिया में इसका कोई अपना नहीं है। इसका सब कुछ उसकी दादी ही थी और वही आज मर चुकी है। यह गहरे सदमे में है। अभी यह किसी भी तरह की स्पष्टीकरण देने की स्थिति में नहीं है। मंत्री की बातों ने थोड़ी गर्मी को बुझाया। वह आगे बढ़कर समझाने लगा कि संभव है लड़की को अपने पिता की पूरी कहानी ही मालूम न हो, इसलिए वह अनजान पड़ी और बिना देखे सुने सच कह बैठी। इसमें उसकी हानि तो हुई, पर दोष एक तरफा नहीं ठहराया जा सकता। राजा ने कुछ क्षण विचार किया, फिर उसकी आवाज में नरमाई सी आई और उसने कहा, ठीक है, शायद तुम सही कह रहे हो मंत्री जी। फिर वह रमा की ओर मिलजाजी से मुड़ा और बोला, लड़की, तुम जा सकती हो। हम तुम्हें किसी प्रकार की सजा नहीं देंगे, पर एक बात याद रखना, यदि तुम फिर इस राज्य में आओगी तो अगली बार हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसने शब्दों को ठहरा कर कहा और आंखों में सख्ती के साथ अंतिम चेतावनी देकर पूछा, समझी? राजा ने रमा को चेतावनी देकर छोड़ दिया और कोई सजा नहीं दी। ठीक उसी क्षण एक दासी बड़े घड़े में शरबत लेकर आई और सभी के लिए परोसने लगी। जब दासी शरबत लेकर राजकुमार के पास गई, रमा को तुरंत उसकी परिचित सुगंध आई, वही तीखी मगर मोहक खुशबू जो उसने अपनी दादी से सुनी थी। रमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत समझ लिया, यह वही पौधा है जिसके बारे में दादी ने मुझे चेताया था। इसे शरबत में मिलाकर पिला दिया जाए तो पीते ही जान चली जाती है। रमा के मन में घबराहट और साहस एक साथ उभरे। उसने विचलित होकर सोचा, अगर किसी ने सचमुच राजकुमार को मारने का इरादा किया है तो मुझे उसे बचाना होगा। बिना देर किए वह दौड़ी और दासी के हाथ से राजकुमार का प्याला गिरा दिया। शरबत बिखर गया और शोर मच गया। सभा में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। सभी लोग हैरानी और गुस्से में भर गए। राजा का चेहरा लाल हो आया और उसने तेज स्वर में कहा, अरे लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुझे इसकी सजा मिलेगी। तभी राजकुमार ने हाथ उठाकर कहा, रुकिए पिताजी, मैं भाव से नहीं मानता कि इसने बेईमानी से ऐसा किया होगा। इसके पीछे कोई वजह जरूर होगी। रमा ने कांपते हुए कहा, महाराज, यह शरबत जहर वाला था। इसी कारण ही मैंने उसे पीने से रोका और गिरा दिया।
अगर आप यह पी लेते तो उसी पल आपकी मृत्यु होती। राजा ने शकभरे स्वर में टोक दिया, यह तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें कैसे पता चला कि इसमें जहर है? मुझे तो इस लड़की पर बिल्कुल भरोसा नहीं। पर राजकुमार ने सख्ती के साथ कहा, मुझे इस पर भरोसा है। दासी को तुरंत राजवैद्य बुलवाओ, वही सत्य बोलेगा। कुछ ही समय में राजवैद्य दरबार में आया। उसने धैर्यपूर्वक शरबत की जांच की। सबकी सांसें थम गईं जब उसने कहा, महाराज, मैंने शरबत की जांच कर ली है, इसमें निश्चय ही जहर मिला हुआ है। सब लोग हिल गए। राजवैद्य ने आगे बताया, यह कोई मामूली जहर नहीं है, बल्कि बहुत ही खतरनाक विष है। अगर राजकुमार ने इसे पी लिया होता तो अभी उसकी मृत्यु निश्चित थी। राजा ने गंभीर होकर रमा से पूछा, लड़की, तुझे कैसे पता चला कि शरबत में जहर है? रमा ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, महाराज, मैं एक वैद्य की पुत्री हूं। मुझे आयुर्वेद और जहरीले पदार्थों का ज्ञान बचपन से ही सिखाया गया है। यह जहर किसी सांप का नहीं, बल्कि एक जहरीले पौधे का है। वही पौधा हमारे जंगल में मिलता है। राजा ने और अधिक जिज्ञासु होकर पूछा, तो तुम्हें यह पौधा कैसे पहचाना? रमा ने धीरे से कहा, इसके आने वाली सुगंध थोड़ी अलग और बहुत मोहक होती है। लोग उसे पहचान नहीं पाते, इसलिए वही इसकी सबसे बड़ी चाल है। यह सुगंध इतनी प्यारी होती है कि पीने वाला शक ही नहीं करता। मेरी दादी ने मुझे यह सब सिखाया था, वह बड़ी वैद्य थीं। रमा की आवाज में गर्व भी था और विडंबना भी, क्योंकि वही दादी जिसने उसे बचपन से संभाला था, अब गांव वालों द्वारा मार दी गई थी। राजवैद्य ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारे पिता एक अच्छे वैद्य तो थे, परंतु वह एक अच्छे इंसान नहीं थे। उन्होंने महाराज के लिए एक दवाई बनाई थी जिसमें जहर था। वह तो अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया, नहीं तो आज महाराज बच नहीं पाते। तुम्हारे पिता एक गद्दार थे जो पड़ोसी राज्य के साथ मिलकर महाराज को मारने की कोशिश कर रहे थे। रमा ने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं, यह झूठ है। मेरे पिता कभी गद्दार नहीं हो सकते। उन्होंने हमेशा लोगों की सेवा की, उनका इलाज किया और कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। राजवैद्य ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, यह सच है या नहीं, यह तुम जानो, परंतु जो हुआ वह इतिहास है। तुम्हारे पिता ने महाराज के आदेशों का उल्लंघन किया था और वही सच्चाई है। अब तुम उसे मानो या ना मानो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राजवैद्य ने फिर महाराज की ओर मुड़कर कहा, महाराज, इस लड़की ने आपके आदेश की अवहेलना की है। यह राज्य के विरुद्ध अपराध है। इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी आपके आदेश को चुनौती देने की हिम्मत न करे। राजकुमार वीर प्रताप आगे बढ़ा और दृढ़ स्वर में बोला, नहीं पिताजी, इसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। यह निर्दोष है। इसे अपने पिता के कर्मों का ज्ञान तक नहीं था और ऊपर से इसने मेरे प्राण बचाए हैं। अगर यह न होती तो आज मैं जीवित न होता। मैं विनती करता हूं, इसे दंड देने के बजाय इसका सम्मान कीजिए। राजवैद्य ने तुरंत विरोध जताते हुए कहा, महाराज, इसे राजमहल में रखना खतरे से खाली नहीं है। यह एक गद्दार की संतान है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कौन जाने, यह किसी दिन वही गलती दोहरा दे जो इसके पिता ने की थी। राजकुमार ने शांत मगर दृढ़ स्वर में कहा, राजवैद्य जी, हर व्यक्ति अपने कर्मों से पहचाना जाता है, अपने वंश से नहीं। मुझे इस पर पूरा भरोसा है और मैं चाहता हूं कि आज से यह मेरे साथ रहे, मेरी रक्षक के रूप में। अगर भविष्य में कभी किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो यह मुझे बचाएगी। इसी से यह भी साबित हो जाएगा कि यह गद्दार की बेटी नहीं, बल्कि एक सच्ची और साहसी लड़की है। राजा ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। और इस प्रकार रमा को राजकुमार की निजी रक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया गया। राजमहल में इस निर्णय से खलबली मच गई। किसी को यह पसंद नहीं आया, न दासियों को, न सैनिकों को, और सबसे अधिक दुखी तो स्वयं राजवैद्य था। उसके चेहरे पर असंतोष और क्रोध साफ झलक रहा था। दरबार समाप्त हुआ। सब लोग एक एक करके चले गए। राजमहल के गलियारों में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद राजवैद्य अपने निजी कक्ष में पहुंचा, जहां उसका एक वफादार सेवक
पहले से मौजूद था। दरवाजा बंद होते ही सेवक ने धीमी आवाज में कहा, मालिक, अब तो हालात बिगड़ गए हैं। आपके सबसे बड़े दुश्मन की बेटी अब राजमहल में आ चुकी है। वह अब राजकुमार के पास रहेगी। आप बताइए, अब क्या करेंगे? राजवैद्य ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, उसके आने से क्या फर्क पड़ेगा? वो नादान लड़की क्या कर लेगी? उसकी औकात क्या है मेरे सामने? सेवक ने चिंतित होकर कहा, आप भूल रहे हैं मालिक, वह शंभू की बेटी है। वही शंभू जिसकी वैद्यक कला के चर्चे पूरे राज्य में फैले थे। वह अपने पिता जैसी बन सकती है, और अगर कभी उसने सच्चाई जान ली तो सब कुछ बदल जाएगा। राजवैद्य की आंखों में नफरत की चमक उभरी। उसने ठंडे स्वर में कहा, हां, वर्षों पहले जब महाराज गंभीर रूप से बीमार पड़े थे, मैं उनका इलाज नहीं कर पा रहा था। तब शंभू को बुलाया गया था। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, मानो मैं किसी काम का नहीं। वो दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपमान था। सेवक ने धीरे से कहा, और इसी अपमान का बदला लेने के लिए आपने उसे झूठे आरोप में फंसाया था, है ना मालिक? राजवैद्य ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, नहीं। जब महाराज ने कहा कि अगर शंभू महाराज को ठीक कर देता है तो उसे राजवैद्य बना दिया जाएगा, तब राजवैद्य ने कठोर स्वर में बताया, मैंने शंभू की दवा में जहर मिला दिया था। सारे आरोप उसी पर डाल दिए। इतना बड़ा तमाशा रचा कि किसी को शक तक न हुआ। आखिर कौन सोचता कि राजा का अपना राजवैद्य इतना नीच स्वभाव का होगा। शंभू को फांसी दे दी गई और मेरे सामने राह साफ हो गई। सेवक ने तिल मिलाकर कहा, देखिए मालिक, आज भी आप राजवैद्य हैं और आपको कोई नहीं हरा सकेगा। राजवैद्य ने ठहाका लगाते हुए कहा, बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि वह लड़की मुझसे ज्यादा कुछ कर पाएगी। हमें कुछ डरने की जरूरत नहीं। कहकर दोनों उठे और अपनी अपनी राह चल दी। रमा उन सबको छुपकर सुन रही थी। शब्द उसके कानों में जैसे छुरा बनकर गूंज रहे थे। जब बात खत्म हुई और वे दोनों चले गए तो रमा सहमकर वहीं बैठकर रोने लगी। दर्द, क्रोध और अपमान एक साथ उसके भीतर उबल रहे थे। कुछ ही क्षण के बाद राजकुमार वीर प्रताप महल के गलियारे से गुजर रहे थे। उन्होंने रमा को आंसू बहाते पाया और उनकी सहानुभूति तात्कालिक रूप से जाग उठी। वह पास आए और कोमल स्वर में पूछा, क्या बात है रमा, तुम क्यों रो रही हो? क्या दादी की याद आ रही है? रमा ने दबी दबी आवाज में कहा, मुझे पता था कि मेरे पिता निर्दोष थे। वे बेगुनाह थे। उन्होंने कभी महाराज को मारने की कोशिश नहीं की। राजकुमार ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, हां, मुझे भी इसकी जानकारी थी। रमा चौंक कर बोली, आपको पता था, पर कैसे? राजकुमार ने गंभीरतापूर्वक समझाया, मुझे मंत्री जी ने बताया था। वे तुम्हारे पिता के बचपन के मित्र थे। उन्हें पहले से शक था कि यह कोई जाली साजिश है, पर जो प्रमाण सामने आए वे सभी तुम्हारे पिता की ओर इशारा कर रहे थे। इसलिए मंत्री जी भी कुछ कर नहीं पाए। रमा ने अचानक हिम्मत करके वह सारा सच राजकुमार को सुनाया जो उसने अभी अभी राजवैद्य और उसके नौकर से छिपकर सुना था। कैसे राजवैद्य ने शंभू को फंसाया और उसकी हत्या करवाई। राजकुमार उन कथनों को सुनकर स्तब्ध और क्रोधित दोनों हुआ। उसने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि राजवैद्य इतना नीच और गिर स्वभाव का हो सकता है। रमा ने आशा भरे स्वर में पूछा, तो क्या आप कुछ नहीं कर सकते? राजकुमार ने दुख मिलाकर उत्तर दिया, अभी नहीं। बिना ठोस सबूत के मैं किसी को सजा नहीं दे सकता। ऐसा करने से लोग मुझे क्रूर समझेंगे और मैं अकेला पड़ जाऊंगा। पर तुम चिंता मत करो, अगर मुझे एक भी ठोस प्रमाण मिल गया तो मैं उन्हें दंड दिलवा दूंगा। इस बात का भरोसा रखो। राजकुमार की यह बात सुनकर रमा के हृदय में आंशिक शांति आई, पर साथ ही उसके भीतर एक ठोस सत्य ने जन्म लिया। उसने अब निश्चय कर लिया कि वह सच्चाई खोज निकालेगी। रमा को अब यह पता था कि उसके पिता और दादी की मृत्यु का कारण वह राजवैद्य है। फिर भी रमा कुछ कर नहीं पाई। उसने भीतर ही भीतर बदले की आग सवार रखी और धैर्यपूर्वक उस मौके का इंतजार करती रही जब वह अपने माता पिता और दादी के लिए न्याय ले सके। महल में उसके काम करते हुए कई महीने गुजर गए। एक दिन अचरज और चिंता दोनों का माहौल बने। गांव में एक भयंकर महामारी फैली थी जो विशेषकर बच्चों और बूढ़ों को अपनी चपेट में ले रही थी।
लोग बेहाल थे। घरों में सन्नाटा और दुख ने दस्तक दे दी थी। गांव का मुखिया दूध सा स्वभाव और फिक्रमंद आंखों के साथ महाराज के पास आया और विनम्रता से कहा, महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हमारे गांव में एक भयंकर संकट आ पड़ा है। हमें आपकी तुरंत सहायता चाहिए। राजा ने तुरंत पूछा, किस प्रकार का संकट है? मुखिया ने तन्हा आवाज में बताया, महाराज, एक महामारी फैल गई है। यह इतनी तेजी से पैर पसार रही है कि अब तक कई बुजुर्ग और नन्हे बच्चे ग्रसित हो चुके हैं और कुछ की मृत्यु भी हो चुकी है। अगर जल्द कदम न उठाए गए तो पूरे गांव को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यह सुनते ही राजा ने बिना देर किए राजवैद्य को बुलवाया और कहा, राजवैद्य जी, आप तुरंत मुखिया के साथ गांव जाएं, रोग का कारण खोजें और इलाज करके लोगों को बचाने की व्यवस्था करें। राजवैद्य ने गरिमापूर्वक उत्तर दिया, आज्ञा महाराज, मैं अभी ही प्रस्थान करता हूं। वह मुखिया के साथ गांव पहुंचा और रोगियों की विवेचना करने लगा, किंतु जांच पड़ताल के बाद भी उसे बीमारी की वजह समझ में नहीं आई। उसने जो दवाएं और उपचार सुझाए उनका कोई प्रभाव दिखाई नहीं दिया। कई कोशिशों के बाद भी रोग स्थिर रहा और राजवैद्य को असमर्थता स्वीकार करनी पड़ी। हताश मुखिया और कुछ लोग वापस राजा के पास लौटे और विनती की, महाराज, राजवैद्य भी इस रोग का समाधान नहीं खोज पा रहे। अब आप ही कुछ कीजिए, वरना हमारा गांव नष्ट हो जाएगा। इसी बीच राजकुमार वीर प्रताप ने सुझाया, पिताजी, शायद हम कुछ कर सकते हैं। उसने रमा को बुलवाया और सीधा प्रश्न किया, रमा, क्या सच में तुम्हारे पास इस महामारी का कोई इलाज है? क्या तुम गांव वालों को बचा सकती हो? सबकी निगाहें रमा पर टिक गईं। रमा ने ठंडे और संयत स्वर में कहा, हां, मैं इस महामारी को रोक सकती हूं। राजकुमार ने चौंक कर पूछा, तो फिर तुमने अभी तक हमें यह बात क्यों नहीं बताई? रमा ने सीधे शब्दों में कहा, जिन लोगों ने मेरी दादी के प्राण छीने, मैं उनके लिए क्यों परवाह करूं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस गांव के लोग मरें या जिएं। इस कठोर उत्तर पर सभा में हल्का सन्नाटा छा गया। तभी मुखिया ने अश्रुपूरित स्वर में कहा, मैं जानता हूं बेटी कि गांव वालों ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। आपके पिता के कर्मों की वजह से आपकी बूढ़ी दादी को पत्थर नहीं मारने चाहिए थे, परंतु गांव वालों की सजा आप उनके मासूम बच्चों को क्यों दें? यही विचार मुखिया ने भी बद्धी दृढ़ता से रखा। रमा शुरू में बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसके भीतर अभी भी गुस्सा हुआ बदले का जज्बा ताजा था और वह उन लोगों के लिए कुछ करने को मान ही नहीं रही थी जिन्होंने उसकी दादी की हत्या की थी। लेकिन राजकुमार ने धैर्य और नरमी से उसे समझाया, रमा, यह अपराध तुम्हारे और मेरे विरोधियों का है, पर यहां जिनके छोटे छोटे हाथ और नन्हे नयन हैं वे तो निर्दोष हैं। बच्चों की जिंदगी दांव पर है। राजकुमार की बातों ने रमा के भीतर की कठोरता को धीरे धीरे पिघला दिया। उसने सोचा, क्या मेरा बदला लेकर भी मां बाप व दादी का कोई भला होगा यदि सैकड़ों मासूमों की जान चले गई? यह सोचकर उसके दिल में करुणा की एक लहर उठी और वह मान गई। ठीक है महाराज, उसने कहा, मैं मदद करूंगी, पर याद रखिए, यह सब मैं केवल उन बच्चों के लिए कर रही हूं, गांव वालों के लिए नहीं। मुखिया की आंखों में आशा के आंसू छलके और उसने रमा को साथ लेकर गांव की तरफ चल दिया। रमा ने बच्चों को ध्यान से परखा। उनकी भौहों पर चिंतित लकीरें, गरीबों के पसीने, उनकी कमजोर सांसें, सब कुछ उसकी अनुभवी निगाह में झलक गया। जंगल की जड़ी बूटियों को, उन बीमारियों के लक्षणों को और दादी से सीखी हुई नुस्खों को मिलाकर उसने एक औषधि तैयार की, शुद्ध नाप तौल कर बनी दवा, जिस पर उसका संपूर्ण विश्वास था। उसने वह औषधि बच्चों को दी और जैसे तैसे दिन रात मेहनत करके गांव में सफाई और चिकित्सा की व्यवस्था करवाई। कमाल हुआ, 2-3 दिनों के भीतर ही बच्चे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। पहले की फेफड़ों की खांसी कम हुई, उठने बैठने की क्षमता लौटी और धीरे धीरे गांव में उम्मीद की लौ जली। लोग आनंदित हुए और जो घृणा पहले रमा के प्रति फूटी थी वह आश्चर्य और कृतज्ञता में बदलने लगी। पर यह खुशी राजवैद्य के चेहरे पर कतई नहीं आई।
उसके मन में भय ने फिर से पैर पसारे। यदि रमा को लोग हीरो मानने लगे तो उसके अपने पद और मान सम्मान पर संकट आ जाएगा। राजवैद्य ने अपने सेवक से कहा, अब वही चालन चलनी होगी जो शंभू के साथ चली थी। उसकी आंखों में ठंडापन था। उसने तय कर रखा था कि वह फिर से ऐसी चाल चलेगा कि रमा के ख्याति और भरोसे को मिटा डाला जाए। आजकल राजकुमार उस लड़की पर बहुत भरोसा जताते हैं, उसने कहा। वह मेरे भोजन भी बनाती है। अगर मैं भोजन में ऐसा विष मिला दूं कि उसमें कोई सुगंध न रह जाए, तब तक जब तक वह उसे परोसने से पहले न पहचान ले, राजकुमार को वह खाना खिलाकर मैं फिर से उसका पतन करा दूंगा। सेवक ने झिझक दिखाई, पर मालिक के इरादे अटल थे। ऐसा ही हुआ। जब रमा राजकुमार के लिए भोजन बना रही थी, कुछ क्षणों के लिए वह अपने काम से वहां से हट गई। राजवैद्य ने मौका पाकर साहसिकता से खाने में जहर मिला दिया। जहर ऐसा था कि वह सुगंध से छिपा रहे और खाने में कोई असामान्य स्वाद भी न आए। रमा बेखबर थी। वह प्यालों को समेटकर राजकुमार के कमरे की ओर चली गई और कोमल भाव से बोली, राजकुमार जी, आपका भोजन तैयार है। राजकुमार ने पहले जैसे ही भोजन की सुगंध महसूस की और चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। ओह, आज तो खाने की खुशबू भी कुछ अलग सी आ रही है। लगता है आज का भोजन बहुत स्वादिष्ट है। वह तत्पर होकर खाने ही वाला था कि उसी क्षण दरवाजे पर राजवैद्य गुस्से और चिल्लाकर कहने लगा, राजकुमार रुक जाइए, आप इस भोजन को नहीं खा सकते, इसमें जहर मिला हुआ है। राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, यह आप क्या कह रहे हैं राजवैद्य जी? भला इसमें जहर कैसे हो सकता है? यह भोजन तो रमा ने बनाया है। राजवैद्य ने झुकते हुए अपनी आंखें झपकाते हुए कहा, हां महाराज, क्योंकि जहर किसी और ने नहीं बल्कि रमा ने ही मिलाया है। उसने अपने पिता का बदला लेने के लिए यह सब किया है। आपको मारने की उसकी योजना है। राजकुमार ने गंभीरता से पूछा, अगर बदला लेना ही था तो उसे महाराज को क्यों नहीं मारना चाहिए था? मुझे जहर क्यों देना? रमा ने तो मेरे साथ सहयोग किया, मेरा जीवन सुरक्षित रखा, उल्टा मदद की है। राजवैद्य ने आंखें मटकाते हुए कहा, नहीं राजकुमार, आप समझ नहीं रहे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इसे खाने में जहर मिलाते हुए। राजकुमार ने कटाक्ष किया, क्या कहा आपने? आपने इसे खाने में जहर मिलाते हुए देखा है या आपने खुद ही मिलाया है? राजवैद्य थोड़ा हड़बड़ा गया और बोला, यह आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? मैं भला आपके भोजन में जहर कैसे मिला सकता हूं? राजकुमार ने तीखी आवाज में कहा, वैसे ही जैसे आपने महाराज की औषधि में जहर मिलाया था और सारा आरोप शंभू पर लगा दिया था अपने स्वार्थ और सत्ता के लिए। राजवैद्य के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वह घबरा गया। यह आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? यह सच नहीं है। इस लड़की ने आपको गुमराह कर दिया है। इसकी बातों में मत आइए। तभी पीछे से राजा, मंत्री और मुखिया भी वहां पहुंच गए। राजा ने ठंडे स्वर में कहा, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है राजवैद्य जी, हमने आपको जहर मिलाते हुए देख लिया है। राजवैद्य चौंक कर बोला, महाराज, आप यहां कैसे? और आप यह क्या कह रहे हैं? जब मैंने जहर मिलाया ही नहीं तो आपने मुझे देख कैसे लिया? राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, अब बस कीजिए राजवैद्य जी, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। आप फंस चुके हैं। आप मेरी योजना की चपेट में आ चुके हैं और अब इससे निकलना आपके लिए असंभव है। राजवैद्य चौंकते हुए बोला, योजना? कौन सी योजना? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा राजकुमार। राजकुमार ने गंभीरता से समझाया, मैं समझाता हूं। जब आप और आपका सेवक आपस में बातें कर रहे थे, तब रमा ने वह सारी बातें छिपकर सुन ली। उसने मुझे सब कुछ बता दिया। मेरे पास तो पहले कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन महामारी के समय मुझे पूरा भरोसा था कि अगर रमा ने इस महामारी का हल निकाल दिया तो आप उसे फंसाने की कोशिश जरूर करेंगे। और ऐसा हुआ भी। इसलिए मैंने अपने कुछ जासूस आपकी हर गतिविधि पर निगरानी रखने के लिए छोड़ रखे थे। जब आप रसोई घर में जा रहे थे, मुझे पहले ही सूचना मिल चुकी थी कि आप कुछ गुप्त हरकत करने वाले हैं। मैंने पिताजी, मंत्री जी और मुखिया, हम चारों छिपकर रसोई में आपकी हर गतिविधि देखी।
हमने देखा कि आपने पहले जहर मिलाया और फिर रमा को फंसाने की योजना बनाई। यह बहुत गलत है। आपकी वजह से इतने अच्छे वैद्य शंभू और रमा की दादी की मृत्यु हुई, केवल आपके स्वार्थ और ईर्ष्या के कारण। राजवैद्य अब पूरी तरह से समझ गया कि वह बुरी तरह फंस चुका है। उसके चेहरे पर डर और पछतावा साफ झलक रहा था। वह कांपते हुए राजा के सामने झुका और माफी मांगने लगा, समझते हुए कि अब उसका कोई बचाव नहीं बचा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं डर गया था कि कहीं आप मुझे पद से हटा न दें या मेरी प्रतिष्ठा पर धब्बा न लग जाए। इसी डर और लालच में मुझे यह सब करना पड़ा। कृपया मुझे एक बार और मौका दीजिए। मैं अब कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मेरी सारी गलतियां अब समाप्त हो जाएंगी। मैं केवल आपके और राज्य की सेवा करूंगा। राजा ने गहरी नफरत और क्रोध से कहा, तुमने जो किया वह कोई सामान्य गलती नहीं थी। यह अत्यंत जघन्य अपराध है। इतनी बद्धी कायरता और विश्वासघात के लिए कोई माफी नहीं है। सैनिकों, इस मक्कार और धोखेबाज को तुरंत पकड़ो और आजीवन काल कोठरी में बंद कर दो। उसे कभी बाहर ना आने दो। फिर राजा ने धीरे स्वर में रमा की ओर देखकर कहा, बेटी, मुझे भी माफ कर दो। मैंने तुम्हारे निर्दोष पिता को गद्दार समझकर फांसी की सजा दे दी। मुझे चाहिए था कि मैं पूरी तरह जांच करता और सबूतों की पुष्टि करता। मेरे फैसले ने तुम्हारे परिवार को कितना दुख पहुंचाया, इसका मुझे आज एहसास हो रहा है। कृपया मुझे माफ कर दो। रमा ने राजा की आंखों में सच्चाई और पछतावे को देखा। उसके दिल में गुस्सा था, लेकिन वह समझ गई कि अब यह क्षण सामर्थ्य और न्याय का है। उसने सांत्वना देते हुए कहा, मैं समझ सकती हूं महाराज। अब चिंता मत कीजिए। मैं किसी को भी गुनहगार नहीं समझती। मुझे पता है कि राजवैद्य ने परिस्थितियां ऐसी बना दी थीं कि हर किसी ने मेरे पिता को गद्दार समझ लिया। अब मैं केवल न्याय के पक्ष में हूं। राजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा बेटी। हमें समझने और सीखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज से तुम इस राज्य की राजवैद्य घोषित की जाती हो। तुम्हारी योग्यता, ज्ञान और वीरता को देखते हुए यह पद किसी और के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए सबसे उचित है। क्या तुम इसे स्वीकार करोगी? रमा ने गर्व और जिम्मेदारी के साथ कहा, जी महाराज, मुझे यह मंजूर है। इसके बाद रमा उस राज्य की राजवैद्य बन गई। उसने न केवल अपने पिता को निर्दोष साबित किया, बल्कि राजवैद्य को उसके किए की सजा दिलवाकर न्याय स्थापित किया। रमा का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके सामने उज्जवल भविष्य की राह खुल गई। वह अपने ज्ञान और धैर्य से राज्य की सेवा करने लगी और अपने पिता व दादी के सपनों को साकार किया। समय के साथ रमा और राजकुमार वीर प्रताप के बीच गहरा प्रेम पनपा और कुछ ही समय बाद उनकी शादी हो गई, जिससे राज्य में खुशियां लौट आईं और रमा का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। इस कहानी की मुख्य सीख है, सत्य और न्याय की शक्ति हमेशा विजयी होती है। चाहे कितनी भी चालाकी और धोखाधड़ी हो, अंततः सच सामने आता है और अन्याय पर विजयी होता है। ज्ञान का सदुपयोग जरूरी है। रमा ने अपने ज्ञान और आयुर्वेदिक समझ का उपयोग दूसरों की रक्षा और बीमारी दूर करने के लिए किया, जिससे उसने असुरक्षा और अज्ञानता के खिलाफ लड़ाई जीती। बदले की भावना को सही दिशा में लगाना चाहिए। रमा ने पहले बदला लेने का मन तो रखा था, लेकिन उसे समझ आया कि निर्दोषों के प्रति करुणा और न्याय का पालन करना अधिक महत्वपूर्ण है। धैर्य और समझदारी से समस्या का समाधान संभव है। राजकुमार ने गुस्से या तुरंत प्रतिक्रिया के बजाय समझदारी और रणनीति से राजवैद्य के जाल को उजागर किया। सच्चाई हमेशा सामने आती है। झूठ, धोखा और स्वार्थ लंबे समय तक छिप नहीं सकते। राजवैद्य की साजिश अंततः उजागर हुई। संक्षेप में, सत्य, न्याय, ज्ञान और करुणा से ही असली शक्ति और सम्मान प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।